नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को ध्याते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो उनकी पूजा आराधना कीजिए और मंत्र जाप कीजिए। श्रीम ह्रीम श्रीम ऐसा करके आप शुभ फल पा सकते हैं। वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे, गोचर की बात करेंगे और फिर कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करूंगी। आइए अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो पार्किंग की दिशा की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को गाड़ियां होती हैं, 4 व्हीलर होते हैं, 2 व्हीलर होते हैं, तो पार्किंग की दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उत्तर पश्चिम दिशा सबसे बेहतर होती है। गैराज की उत्तर और पूर्व दिशा में वजन कम होना चाहिए और वाहन का मुख उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए। तो थोड़ा से अगर ये करेंगे तो आपका जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो कम होंगे और आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। षष्ठी आज दोपहर 12:33 तक रहेगी, फिर सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज से कल सुबह 5:15 तक परिग योग रहेगा। परिग योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए काम सब सफल होते हैं। और आज शाम 4:09 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 12वां नक्षत्र है, जिसका प्रतीक चिन्ह चारपाई के पिछले 2 पैर को माना जाता है और उसका स्वामी सूर्य देव है। तो आज सूर्य की ऊर्जा लेने के लिए आप अर्घ दीजिए, तांबे के लोटे में देना है और मंत्र जाप करना है, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, और उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है, तो आपका दिन सफल होगा। और इसका संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान पाकड़ के पेड़ के दर्शन करें और उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। पाकड़ के पेड़, टहनियां तथा पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज की खास बात ले लेंगे, मंगल का गोचर आज शाम 5:58 पर मंगल वृष राशि में प्रवेश करेंगे। 26 अगस्त के दोपहर 3:25 तक ये यहीं गोचर करेंगे। तो आपको 26 अगस्त तक ध्यान रखना है। आप एक खास बात बता दूं कि जिसकी जन्म कुंडली में पहले भाव में पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल होता है, वो मांगलिक कहलाता है। मांगलिक होने से आपको थोड़े से अशुभ परिणाम मिलते हैं, खास करके शादी वगैरह में थोड़ी सी देरी हो जाती है। पंडित तो कहते हैं, अगर पंडित के पास जाएंगे तो आजकल के जो पंडित हैं वो कहते हैं कि 28 साल के बाद में मंगल निकल जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये ग्रहों की स्थिति, तो ग्रह तो वही रहेंगे, मंगल वहीं रहेगा। अगर आपके पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल है तो वो वहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रॉमिस है। आपको क्या देना है, वो आपको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, वो इसी प्रॉमिस से, जो जन्म कुंडली है वो एक प्रॉमिस माना जाता है। तो ग्रह, मंगल ग्रह तो वहीं रहेगा, तो आपको शुभ अशुभ परिणाम तो मिलते रहेंगे। खास करके वैवाहिक जीवन में इसमें प्रॉब्लम होता है। और अगर आप मांगलिक हैं तो दूसरे नॉन मांगलिक से आपको शादी नहीं करनी है। अब अगर बच्चों की करा रहे हैं शादी, अगर करनी है तो ध्यान दें कि जो मांगलिक है उनकी नॉन मांगलिक से शादी नहीं करानी चाहिए, मांगलिक को मांगलिक की करानी चाहिए। अगर आप मांगलिक नहीं है तो दूसरे मांगलिक से कभी शादी नहीं करानी चाहिए, नहीं तो उनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आता है। धन वगैरह तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन उनके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़े से प्रॉब्लम आ जाते हैं, आपस में भेदभाव रह जाता है और अनबन बनी रहती है सारी ज़िंदगी भर। तो ध्यान रखें कि आप अगर मांगलिक हैं या आपके बच्चे जो भी शादी के लायक हैं वो अगर मांगलिक हैं, मतलब पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में अगर उनका जन्म कुंडली में मंगल बैठा हुआ है तो उसको उसी से शादी करना चाहिए जिसके पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में मंगल हो, मतलब वो भी मांगलिक होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और अभी गोचर में अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में आपका मंगल आ रहा है, इन किसी में से भी आपका मंगल आ रहा है, तो आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा, मतलब टेम्पररी आप मांगलिक बन जाएंगे। तो थोड़े से उपाय करने से आपके ठीक हो सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी के भी कुंडली में देखिए, उनके गोचर में भी क्या पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में अगर मंगल आ रहा है तो ठीक है। अगर दोनों मांगलिक हो रहे हैं तो ठीक है। अगर उनका नहीं आ रहा है ये भाव में तो आपको फिर उपाय करने जरूरी हो जाते हैं। तो 26 अगस्त तक इसका ध्यान रखना है। 26 अगस्त की दोपहर 3:25 तक ये गोचर यहीं करते रहेंगे। मंगल के बारे में बता दूं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल एक पुरुष ग्रह है
मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर मंगल सबसे ज़्यादा ताकतवर है और इसको सौर मंडल का सेनापति कहा जाता है। और जैसे सूर्य को पिता का कारक माना जाता है और चंद्रमा को माता का, वैसे ही इसको भी एक पदवी मिली है मंगल को, जो सेनापति माना जाता है। ये ब्लड रिलेटेड इश्यूज देता है, अगर अशुभ है तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज देता है, सडन एक्सीडेंट वगैरह देता है, और मसल्स में पेन देता है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड, शोल्डर्स वगैरह में पेन होने लगता है, और गुस्सा दिलाता है। ये बहुत ऊर्जा वाला होता है। अगर अशुभ स्थिति में है तो वो ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, जिससे वो गुस्सा उनमें पैदा होता है और वो अपने मतलब आप इससे बाहर हो जाता है। और बीपी का प्रॉब्लम देता है, ब्लड प्रेशर हाई या लो करवाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। राशियों में मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मंगल मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का होता है। ये उच्च और नीच क्या होता है? मकर राशि में अगर वो है तो वो अच्छे परिणाम देगा, और कर्क राशि में है तो वो बुरे परिणाम देता है। चौथे और आठवें भाव का मंगल अशुभ माना जाता है। चौथे और आठवें भाव का मंगल वो अशुभ माना जाता है। अन्य भावों में मंगल की स्थिति शुभ होती है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु मंगल के मित्र माने जाते हैं। बुध और केतु इससे शत्रु होते हैं। मंगल के शुभ होने पर व्यक्ति शक्तिशाली, साहसी बनता है, और वो जैसे मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, ये सब मंगल जो शुभ होते हैं वो इन सब में भर्ती होते हैं। मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, जिसमें एनर्जी खूब होती है, साहसी होते हैं, निडरता से काम करते हैं। मंगल की अशुभ स्थिति समाज के विरोधी काम करवाता है। मैंने पहले भी बताया कि मंगल अगर अशुभ स्थिति में है तो गुस्से वाला बनाता है, बीपी का प्रॉब्लम देता है, और बाकी जो मैंने बताया वो सब प्रॉब्लम देता है। तो सब राशियों पे ये असर करेगा, क्योंकि वो मांगलिक भी बनाता है। पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में अगर होता है तो वो मांगलिक बनाता है। तो मंगल की स्थिति आप ध्यान दें कहाँ पे आया है मंगल आपके इसमें गोचर में, तो उसके हिसाब से आपको ये करना है, उपाय करने हैं। जुलाई का महीना ग्रहों के गोचर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह एक निश्चित अंतराल पर एक से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, जिससे कई तरह के शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के योगों का निर्माण होता है। ग्रह समय समय पर अपनी स्वराशि, मित्र और शत्रु ग्रह की राशि में प्रवेश करते हैं, जबकि अभी ये है ये अपने मित्र राशि में प्रवेश किया है इसने, क्योंकि वृषभ राशि वीनस की, शुक्र की राशि है, जो उसके मित्र हैं, वो हमेशा करते रहते हैं गोचर, जिसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ता है। आपको बता दें कि महान, साहसी और पराक्रमी ग्रह भूमि पुत्र माना जाता है, जो मंगल, वो आज 7 बजे वो राशि परिवर्तन करेगा, अपने मित्र राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में के स्वामी शुक्रदेव है और मंगल से मित्रता का संबंध है। ऐसे में कुछ राशियों के जातकों को इसका भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, धन लाभ के अच्छे योग भी मिलेंगे, और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। ऐसी कौन सी राशियां हैं? पहले तो है वृषभ राशि, दूसरा है मेष राशि, और तीसरा है कुंभ राशि। इनमें इनको तरक्की मिलेगी और इनके धन में वृद्धि होगी। तो बाकी के थोड़े से ध्यान दें, और 26 अगस्त तक आपको संभाल के रहना है, जिसमें आपको उपाय करने होंगे। उपाय में मसूर की दाल आपको मंगलवार को करने हैं। मसूर की दाल का आप दान करें। तिल के लड्डू या तिल की कोई चीज़ भी आप दान कर सकते हैं। और लाल रंग का वस्त्र आप बहन भाई को गिफ्ट में दे सकते हैं। बड़े भाई का सम्मान करना है, आदर करना है। बड़े भाई है, बड़े भाई के जैसे लोगों का आदर सम्मान करना है, और गाय को चारा खिलाना है। तो इस तरह से आप उपाय करते रहेंगे। और मंत्र जाप करना है। मंगल का मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, क्योंकि इसे भूमिपुत्र कहा गया है, तो इसके लिए उसको भौम पुत्र भी कहते हैं। तो उसको मंत्र आप जाप कीजिए। और हनुमान चालीसा का जाप करना है मंगलवार को और शनिवार को। हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, उनकी पूजा आराधना करना है। मंगलवार के दिन पे हनुमान जी के मंदिर जाइए, चोला चढ़ाइए और मंत्र जाप कीजिए, ओम हनुमते नमः, ऐसा कीजिए। और
आपकी सेहत वगैरह अगर थोड़ी सी तकलीफ है तो उनके बाएं पैर से सिंदूर लेकर आपके मस्तक पर लगाएं तो आपकी सेहत दुरुस्त हो जाएगी। तो ये थी आज के गोचर की बातें। आइए हम कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कल मैंने अधूरा छोड़ा था टॉपिक, जो किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। इतना अपने छोटा भी नहीं समझना चाहिए कि कोई आपको आशीर्वाद, इतना बड़ा भी नहीं बनना चाहिए कि कोई आपको आशीर्वाद देने लायक ना बचे। कभी कभी हमारे घर के छोटे बच्चे भी हमें ऐसी सलाह दे जाते हैं जो बड़े भी नहीं दे पाते हैं। तो कभी भी जीवन में किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही अपने को इतना बड़ा बनाना चाहिए कि हमारे आगे सब छोटे लगे और कोई हमें आशीर्वाद देने न बचे। तो हमें छोटे बने रहना चाहिए और दूसरों से आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। दूसरों के आशीर्वाद से अपना जीवन को सफल करना चाहिए। इसमें मैं एक दृष्टांत पेश करती हूँ, एक स्टोरी है, खाली समझने के लिए है, आप समझ लीजिए। कुछ इंजीनियर एक गांव में आते हैं और एक पाइप बिछाते हैं, लेकिन वो पाइप सीधा नहीं होता है, वो आड़ा टेढ़ा होता है, कहीं से कर्व होता है, कहीं से इस तरफ मोड़ा होता है, कहीं पर उस तरफ मेरा मोड़ा होता है। तो एक सीधा सा नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है और उसमें से एक तार निकालनी होती है जो इस सिरे से डालकर उस सिरे तक निकालनी होती है, दूसरे सिरे से निकालनी थी। तो पाइप क्योंकि सीधा नहीं था, वो आड़ा टेढ़ा था, तो वो तार डालने में मुश्किल हो रही थी। इंजीनियर ने बहुत दिमाग लगाया, फिर भी कुछ उनको उपाय नहीं मिला, सॉल्यूशन नहीं मिला, तो वो थक हार कर बैठ गए। वहाँ गांव में एक सीधा साधा आदमी खड़ा था, तो वह ये सब देख रहा था कि कैसे इंजीनियर्स बड़े मुश्किल में पड़े थे। उसने उनके पास आके कहा कि ये काम मुझे दे दो, मैं कर दूंगा, करके दिखाता हूँ आपको। तो एक इंजीनियर ने कहा कि जब हमसे ही यही नहीं हो रहा है तो आपसे कैसे होगा? क्या आप पढ़े लिखे हो? भाई साहब, आप यहाँ से चले जाइए, आपके बस की बात नहीं है। तो वो गांव वाला जो आदमी था, व्यक्ति था, वहीं पर खड़े रह गया चुपचाप और देख रहा था। पर इंजीनियर से काम नहीं हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तार को नहीं डाल पाए। फिर उस व्यक्ति ने आकर उनसे कहा कि आप मुझे दे दो, मैं करके देता हूँ ना, वो तार को पार निकाल के देता हूँ, इस पार से उस पार में आपको निकाल के देता हूँ। आप मुझे ये काम देकर तो देखो, मैं तार को पार करके दिखाता हूँ। तो एक इंजीनियर ने कहा, भैया आप क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? आप जाओ यहाँ से, आपसे नहीं होगा। हम सब इंजीनियर ही नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है हमसे काम, तो आपसे कैसे होगा? तो उस व्यक्ति ने कहा, आप मुझ पर एक मौका तो दे दो, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, अपना दिमाग खराब कर रहे हो? मुझे करने दो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इतना बोलने पर, बार बार बोलने पर, तो उसमें से एक इंजीनियर ने कहा, ठीक है भाई, यहाँ आओ, हम तुमको एक मौका देते हैं, करके दिखाओ, क्या करोगे तुम? तो वो उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी करता हूँ, रुकिए जरा, ठहरिए। तो वो गया और कहीं से एक छोटा सा चूहा पकड़ कर लाया। तो वो व्यक्ति काफी समझदार था और उसको पता था कि क्या करना है। तो वो चूहा लेकर आया। उसने क्या किया, उसने चूहे के पेट पे तार बांध दी। जो तार यहाँ से वहाँ निकालनी थी, वो उस छोटे से चूहे के पेट में बांध दी और चूहे को पाइप में छोड़ दिया। और एक लकड़ी की मदद से उसने एक लकड़ी ली और पाइप को वो जो पाइप जो लोहे का था उसको मारता गया, टक 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 टक। तो चूहा उस आवाज से डर के मारे आगे खिसकता गया। वो लकड़ी के आवाज से वो आगे चलता गया, धीरे धीरे आगे चलता गया और चूहे के पेट पर जो तार बंधी थी वो भी आगे खिसकती गई। उसे यहाँ से वहाँ तो निकलना ही था, क्योंकि वो डर रहा था, मरता क्या न करता। तो वो आगे खिसकता गया। ऐसे चलते 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 वो पाइप के दूसरे सिरे तक पहुँच गया और आधे एक घंटे में वो दूसरे सिरे से बाहर निकल गया। और क्या हुआ, उसके पेट पे बंधी हुई तार भी आगे निकल गई। तार जो उसके पेट पर बंधी थी वो भी निकल गई और इंजीनियर का काम हो गया।
तब इंजीनियर को समझ में आया कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये सिर्फ समझने की है कहानी, तो समझ गए होंगे कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी जो लोग छोटे होते हैं वो कभी कभी हमें बड़ी सलाह देकर चले जाते हैं। हमारे जैसे घर के छोटे से बच्चे भी कभी अक्लमंदी की बात कर लेते हैं और ऐसी सलाह दे देते हैं जो कभी हमारे बड़ों के दिमाग में नहीं आती है। तो हमें जीवन में कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और आपने वो शेर और चूहे की तो कहानी बहुत बार सुनी होगी, आपने पढ़ी भी होगी और बच्चों को सुनाई भी होगी कि कैसे शेर ने चूहे को छोड़ दिया था और चूहे ने वादा किया था कि मैं कभी ना कभी आपके काम आऊँगा। तब शेर हंसकर कहता है कि तुम इतने छोटे से हो, मुझ जैसे बड़े से कैसे काम आओगे। तब उस एक वक्त जब शिकारी आया, उसने शेर पे जाल बिछाया, तब चूहा ही था जो उसकी मदद करने आया। उसने अपने दांतों से, क्योंकि चूहे के दांत तीखे होते हैं, उसने अपने दांतों से उस जाल को काट कर शेर को बचा लिया। तो ये चूहे और शेर की जो कहानी है ये बहुत प्रसिद्ध है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने को इतना बड़ा भी नहीं बना देना चाहिए कि हमारे को आशीर्वाद देने के लिए कोई ना बचे और हमारे आगे अपने दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि बड़ा जो समझता है वो अहंकार वश होता है, अहंकार आ जाता है, गर्विष्ठ हो जाता है, तो अब सबको छोटा समझने लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सब विकार अपने मन से निकाल देना चाहिए। ये विकार कैसे निकलते हैं आपको पता है, नाम जाप करके निकलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ऐसे नाम जपते रहो। नाम में पहले मन नहीं लगेगा, आपका मन यहाँ वहाँ भटकता है, क्योंकि मन का काम है भटकना। और लेकिन हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। धीरे धीरे ये होगा, धीरे धीरे ये होगा। ये कैसे होगा इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए, कृष्ण कथा सुनते रहिए, दूसरों को शेयर और फॉरवर्ड भी कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।